हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक बायोलॉजी का चैप्टर है, जीव विज्ञान का चैप्टर है क्लास 10th के लिए। अध्याय 4 है ये, जिसका नाम है उत्सर्जन। तो इस क्लास में हम लोग उत्सर्जन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा आराम से, और देखने के बाद में इसमें जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उन्हें आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्जाम होता है उस मैट्रिक के एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक एनएच कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्ले स्टोर से एनएच कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे आप जल्दी कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसे चबाते हैं और चबाने से लेके पचने तक के क्रिया को हम उसे उपापचयी क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब हम भोजन करते हैं या फिर किसी भी चीज को हम खाते हैं पीते हैं तो उसका पाचन होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी हमारे शरीर के लिए जो प्रमुख अवयव है, जो उपयोगी अवयव है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो तो हमारा शरीर अवशोषण कर लेता है, लेकिन इसके अलावे जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसे वो शरीर से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करता है और निकालता भी है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ कहो तब या फिर विषाक्त पदार्थ कहो तब, यानी कि विषैला, जिसे आप जहरीला कह सकते हो, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसे पदार्थों का निष्कासन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जल की संतुलित मात्रा का संतुलन, यानी हमारे शरीर को कितना पानी चाहिए, मतलब ज्यादा है या कम है, ये चीज को संतुलन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो कहता है शरीर में जल की संतुलित मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जल संतुलन। बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बस देखने से याद हो जाएगा। सोचो यदि आप इसे एक बार बैठ के अपने से पढ़कर और याद करने का प्रयास करोगे तो कितना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है। सर आपने हमें कहा कि जो जरूरी है वो तो हमारा शरीर अवशोषण कर लेता है, लेकिन जो हानिकारक पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करता है और निकालता भी है। तो वो कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा जहरीला पदार्थ है, कौन ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि कौन ऐसा उत्सर्जी पदार्थ है जिसे शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर सबसे ज्यादा फास्ट क्रिया करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इतना जहरीला गैस होता है जिसे शरीर अपने अंदर रख ही नहीं सकता, ये 1 मिनट में 72 बार इसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास करता है हमारा बॉडी, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन यह है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी पदार्थों के नाम है। तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन से जब हमारे शरीर में प्रोटीन और एमिनो अम्ल का पाचन होता है तो उसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ भी बन जाता है, जिसमें क्या है आपका अमोनिया है और यूरिया है और यूरिक अम्ल है। ये 3 नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजन के यौगिक है, जो एमिनो अम्ल और प्रोटीन के विखंडन होने के बाद बनता है। अब सुनोगे आप, कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन में कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा जहरीला कौन है। यानी विषैला का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर जहरीला होता है, ओके। तो यूरिया और अमोनिया में यदि सबसे कम जटिल हो और ज्यादा जहरीला हो तो आप हमेशा यूरिया को चुनना, क्योंकि यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो अमोनिया से भी क्या है, ज्यादा जहरीला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। आप कहोगे कि सर मतलब जो जटिल जीव है, यानी जो बड़े जीव है, उसमें उत्सर्जन के लिए तो नाक है, यानी कि नाक के द्वारा आता है,
है, फेफड़ा है, वृक्क है, और क्या है, लीवर है, और भी क्या है, त्वचा है। इन सब से क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। लेकिन अमीबा तो एक कोशिका जीव है, उसमें तो एक ही कोशिका है, फिर उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कैसे निकलता है? तो हम आपको कहेंगे एक क्रिया होता है जिसका नाम है विसरण, जो सीधा डायरेक्ट वातावरण के संपर्क से होता है, यानी कि वो जो उसका शरीर है वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क से रहता है। उसे श्वसन की क्रिया करना हो तो वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहता है, उसे ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हाथ है, ये अभी हवा के संपर्क में है, तो ये बाहर के जो चमड़ा है इसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो तो डायरेक्ट अवशोषण कर लेगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि अमीबा भी एक कोश के जीव है, जब उसे उत्सर्जन करना होता है तो अपने शरीर को तोड़ के और जो पदार्थ होता है उसे बाहर करता है, फिर जुट जाता है। अमीबा में ये क्रिया होता है। ठीक है, और सूक्ष्म जीव जितने हैं सब में विसरण क्रिया के द्वारा ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन करता है एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बच्चों NH3 यौगिक बनता है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है प्यारे बच्चों? 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों एक बात आप याद रखना कि पूरे बॉडी में उत्सर्जी अंग कौन कौन है, सबसे पहले आप हमसे ये जान लो। एक त्वचा है जिससे पसीना बाहर निकलता है, ठीक है, एक फेफड़ा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, और एक क्या है, एक लीवर है, और एक क्या है, वृक्क है। ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है वो क्या है, वृक्क है, जिसे आप किडनी भी बोलते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है, यानी एक इंसान में किडनी कितना होता है? तो आप क्या कहो कि सर 2 होता है या फिर एक जोड़ा होता है? किडनी की संख्या एक जोड़ा होता है। और 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृक्क का आकार कैसा होता है, यानी जो किडनी है उसका आकार कैसा होता है? तो सिंपल सा है, किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है, जैसा सेम का बिया होता है उसी जिसे हम लोग खाते हैं सब्जी, हाँ, तो वही सेम के बीज के आकार का होता है। किस चीज का आकार? तो वृक्क यानी कि किडनी का आकार। ठीक है, किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के बीज की तरह होता है, ये बात आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये किडनी आखिर बना किस चीज से है प्यारे बच्चों? उसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, कहेगा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे नेफ्रॉन है ना, वहां पे न्यूरॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आप कहोगे कि सर न्यूरॉन आ जाएगा, न्यूरॉन। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, लेकिन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एक ही है जिसका नाम है नेफ्रॉन। अच्छा, ये वृक्क में इसकी संख्या यानी किडनी में इसकी संख्या कितनी होती है? किडनी में यानी नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो आप कहना कि 10 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से भी ज्यादा होता है, 10 लाख से भी क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अधिक होता है। क्या चीज? तो ये वृक्क के अंदर में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से मिलकर वृक्क बनता है, इसलिए उसे रचनात्मक कहते हैं। और जो भी वृक्क के अंदर यानी कि किडनी के अंदर काम होता है नाइट्रोजनी पदार्थ को छानने का, वो सारा काम कौन करता है? तो नेफ्रॉन करता है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। अच्छे से समझ में आपको आता होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस क्लास में पूरे 30 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, यदि आप अच्छे से इस क्लास को देखोगे तो फिर आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन में कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत
4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, जिसमें से पहला चैप्टर है पोषण, ठीक है, दूसरा है आपका श्वसन, तीसरा है आपका परिवहन और चौथा है आपका उत्सर्जन। तो कहता है जो ये जो वृक्क है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो बाबू वृक्क जो है वह उत्सर्जन का हिस्सा है, ठीक है। यानी वृक्क को हम न पोषण में पढ़ते हैं, न श्वसन में पढ़ते हैं, न परिवहन में पढ़ते हैं, डायरेक्ट आकर इसको कहाँ पढ़ते हैं? उत्सर्जन में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मूत्र में विद्यमान होते हैं, यानी जो मानव मूत्र होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, मानव मूत्र जो होता है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें होता है जल यानी पानी, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, यानी कि जो मानव मूत्र है वो 3 पदार्थों से मिलकर बना है, एक जल, एक यूरिया और एक सोडियम क्लोराइड। ये बात आप याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग होता है क्यों? कभी कभी क्या होता है कि मूत्र का रंग पीला हो जाता है, ठीक है, तो उसमें एक रंजक आ जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहता है कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? प्यारे बच्चों सबको पता है कि मानव शरीर में किडनी की संख्या 1 जोड़ा होता है, मतलब क्या कि उसमें 2 किडनी होते हैं। सपोज दैट एक किडनी किसी कारणवश किसी बीमारी के कारण काम करना बंद कर दे या फिर चोट लग जाए और किडनी एक खराब हो जाए और काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों दूसरे वृक्क से काम होगा, यानी दूसरा जो किडनी है उससे काम होगा, ठीक है। 1 मिनट। देखोगे प्यारे बच्चों क्या है कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? वह दूसरे वृक्क से काम करेगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, यानी मान के चलिए आपके कृत्रिम वृक्क है ना, कहता है कि यदि आपका दोनों मतलब मान के चलिए किडनी किसी कारणवश से खराब हो जाता है तो फिर क्या होगा? आप फिर भी जीवित रह सकते हो। मतलब क्या कि यदि किसी व्यक्ति का दोनों किडनी नहीं है, ठीक है, एक की बात यहां नहीं हो रही है, दोनों किडनी नहीं है फिर भी वो इंसान जिंदा रह सकता है। आप कहोगे क्या बात करते हो सर? बिल्कुल सही बात करते हैं हम। कृत्रिम वृक्क यही काम करता है कि वो डायलिसिस है ना, डायलिसिस मशीन उसे कहते हैं, जो एक क्या होता है मशीन होता है, जो काम किडनी करता है वही काम ये मशीन कर देता है। बट प्यारे बच्चों एक बात आप याद रखना, ये जो किडनी वाला काम मशीन कर रहा है ये गरीब व्यक्ति के लिए समझिए तो नहीं है, ये पैसों वाले के लिए, क्योंकि इसको लगाने का जो खर्चा आता है ना वो 6 लाख से लेकर 15 लाख तक के चला जाता है। अब आप बताओ कि 15 लाख रुपया कोई गरीब आदमी कहां से लाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज आप याद रखना कि कृत्रिम वृक्क जो है डायलिसिस मशीन जिसे बोलते हैं वो किडनी के जैसा ही काम करता है, जो नस में लगाकर आपके बगल में रख देगा, फिर आपका वही काम होगा जो काम आपका किडनी करता था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन में डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस मशीन से जो आपका ब्लड साफ होगा, किडनी का भी काम वही है, ब्लड को शुद्धिकरण करना, ठीक है, जो उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसे वो क्या कर देता है? तो वो छान देता है। तो क्या है वही क्रिया को हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, यानी डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क की अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करना, है ना, वो क्या कौन सा है? मतलब कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा उत्पाद है जिसे क्या किया जाता है? कृत्रिम वृक्क की अपशिष्ट क्या है? कृत्रिम वृक्क की अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से यानी खून से, ब्लड से उसे अलग करना, है ना, अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो वह कौन ऐसा पदार्थ है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कृत्रिम वृक्क क्या करता है? ब्लड से आगे
अलग करता है ना, नाइट्रोजनी पदार्थ आप कहो, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है, यानी इंसान में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? तो आप एक बात याद रखना, इंसान में वो जो डायलिसिस थैली है, यानी कि नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जन होता है तो वात रंध्रों से होता है। पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो किससे होता है? वात रंध्रों से होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और भी है, रंध्र भी है, उससे भी उत्सर्जन होता है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव याद रख लो, वात रंध्र से होता है। 24 में कहता है टैनिन मुख्यतः ठीक है, मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है, VBI है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो वृक्ष के छाल में जमा होता है। टैनिन नाम का उत्सर्जी पदार्थ वृक्ष के छाल में जमा होता है, ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो बबूल के जो पौधा होता है, यानी पेड़ होता है, उसमें क्या होता है? पेड़ नहीं बोल सकते हो, ये छोटा सा पौधा होता है, उसमें क्या निकलता है? गोंद निकलता है। क्या निकलता है? गोंद, ठीक है, लस्सा टाइप का होता है, वही उसका उत्सर्जी पदार्थ है। अब है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन है ना, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। किसका है? चीड़ का है। याद रखना, चीड़ एक पेड़ है जिससे निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ, उसके लिए, पेड़ के लिए वो क्या है? तो रेजिन के नाम से उसे जाना जाता है। 27 में कहता है पुराने जाइलम में संचित रहता है, यानी पुराने जाइलम में क्या संचित रहता है? तो आप क्या कहोगे कि सर पुराने जाइलम में जो संचित रहता है वह रहता है रेजिन एवं गोंद, यानी जो पुराना जाइलम होता है उसमें रेजिन और गोंद जमा रहता है। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लैटेक्स कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप कुछ ऐसे जैसे बबूल हो गया है ना, और क्या है, कनेर हो गया और पीपल हो गया, इस सब के ताजे पत्ते को यदि आप तोड़ोगे तो उसमें से एक दूध जैसा पदार्थ निकलेगा जिसे हम लोग लैटेक्स के नाम से जानते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है मानव मूत्र में जल कितना प्रतिशत होता है? तो प्यारे बच्चों, मानव मूत्र में जल कितना प्रतिशत होता है? तो 96% होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। कितना प्रतिशत होता है? तो 96% क्या होता है? तो जल होता है। ये अच्छे से आप याद रखना। 30 में कहता है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ठीक है। मानव मूत्र के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 100% है ना, क्या होता है? 100% में से 96% आपका वाटर हो जाता है, ठीक है, WATER वाटर हो जाता है। 2% आपका क्या हो जाएगा? तो 2% आपका यूरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरिया। और उसके बाद में जो आपका 2% बच जाता है वो अन्य ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है, अन्य ठोस पदार्थ होते हैं, अन्य ठोस पदार्थ होते हैं जो ये 2% में समाये रहते हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करना कि सर हमें और भी चैप्टर के इसी तरह के वीडियो चाहिए, नहीं बल्कि इससे भी अच्छा आप हमारे लिए दीजिए बनाकर, फिर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।